हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था मॉडर्न हिस्ट्री। तो 2 क्लासेस में हमने देखा किस तरह से मुगलों का डिक्लाइन होता है और लेटर मुगल्स के बारे में हमने देखा था। आज जो हमारी क्लास रहेगी नेक्स्ट, वो मुगलों से रिलेटेड रहेगी। मुगलों के बाद कौन कौन से नेक्स्ट जो स्टेट आए, जिस तरह से मुगलों का डिक्लाइन हुआ, आगे के जो स्टेट्स आए उन कुछ एक इंडिपेंडेंट स्टेट बने, कुछ सक्सेसर स्टेट आए, कुछ न्यू स्टेट बने। तो आज हम उनके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप किस तरह से नए स्टेट जो बनते हैं 18वीं शताब्दी में। जैसे कि हमारे को सिख देखने को मिलेगा, जाट हो गए, अवध हो गया, बंगाल हो गया, मराठा हो गया, हैदराबाद हो गया, कर्नाटक हो गया, मैसूर हो गया और राजपूताना स्टेट। तो ये कुछ एक स्टेट्स हैं जो मुगलों के डिक्लाइन के बाद हमारे को देखने को मिलेंगे। अब हम एक एक करके देखेंगे कि कौन कौन से स्टेट आए जैसे मुगलों का डिक्लाइन हुआ। तो सबसे पहले हमारे को जो देखने को मिलता है, जो स्टेट राइज करते हैं, वो एक हैदराबाद है। 1724 में आते हैं। तो इसको जो फाउंड किया था वो निज़ाम उल मुल्क के द्वारा। सेकंड जो स्टेट है वो अवध है। 1722 से 1724 के बीच में शहादत खां और बुरहान मुल्क भी कहा जाता है इनको। भरतपुर 18वीं शताब्दी में इसका जो ये हुआ, चूड़ामन और बदन सिंह जो फाउंडर, ये क्या है एक्चुअली में, फाउंडर है। ये आपको फाउंडर देखने को मिलेंगे जिन्होंने ये स्टेट फाउंड किए। थर्ड फोर्थ जो स्टेट आया कर्नाटका 18 सेंचुरी में शहादतुल्ला खां। उसके बाद बंगाल 1719 या 1720 मुर्शिद कुली खां। उसके बाद मैसूर हमारे को देखने को मिलेगा 18वीं शताब्दी में हैदर अली खान, जो एक प्रोमिनेंट एक मिलिट्री मैन देखने को मिलेंगे। इससे पहले यहाँ पे बुडियार डायनेस्टी भी काफ़ी प्रोमिनेंट रही। उसी के अंडर हैदर अली क्या करते हैं, रूल करते हैं। उसके बाद जयपुर हो गया 18 सेंचुरी में, ये भी आ जाता है और इसको जो फाउंड किया था वो था जय सिंह। जो सबसे पहले जो स्टेट है हमारे पास वो है हैदराबाद। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा इन जैसे ही मुगल डिक्लाइन कर रहे हैं, कब से, ड्यूरिंग द 1707 से लेकर 1857 तक। 1857 तक तो इस टाइम क्या होता है, नए जो स्टेट है वो फाउंड किए जाते हैं। किनके द्वारा? कुछ जो इनके ही गवर्नर थे, कुछ जो इनके अगेंस्ट रहे, मुगलों के अगेंस्ट रहे, उन्होंने फाउंड किए। तो उसी में जो फर्स्ट स्टेट था वो था हैदराबाद। हैदराबाद राज्य की स्थापना 1724 1724 में किसके द्वारा की गई थी? निज़ाम उल मुल्क के द्वारा की गई थी। इसने हिंदुओं के प्रति उदार नीति अपनाई। इसने एक हिंदू पुराण चंद को अपना दीवान नियुक्त किया। निज़ाम उल मुल्क ने दक्कन में जागीरदारी प्रथा को अपनाया तथा राजस्व व्यवस्था में निहित भ्रष्टाचार को भी समाप्त करने का प्रयास किया। वेल्सली की सहायक संधि के अनुरूप आश्रित सेना रखने वाला हैदराबाद पहला राज्य बना। तो ये क्या था, जब सब्सिडरी अलायंस लेके आते हैं लॉर्ड बेल्सली तो 1798 में क्या कर देते हैं, सब्सिडरी अलायंस को एक्सेप्ट करते हैं हैदराबाद। और यहाँ जो सब्सिडरी, इसमें क्या होता है कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो क्या करते हैं, अपने जो ट्रूप्स है उसको स्टेशन कहाँ करते हैं, इनके एम्पायर में स्टेशन कर देते हैं। तो इस तरह से क्या करेंगे, ब्रिटिशर्स अब राइज करेंगे। जो न्यू स्टेट है उनमें क्या करेंगे, ब्रिटिशर्स अपनी सेना को रखेंगे। तो हैदराबाद की अगर पहले की स्टोरी देखा जाए, तो इससे पहले जो निज़ाम उल मुल्क थे, ये क्या थे, ये एज ए वजीर कहाँ पे थे, मुगल एम्परर के पास रहते थे। ये मोहम्मद शाह के पास, मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला के पास मोहम्मद शाह रंगीला के पास थे और इन्होंने हेल्प की थी सैयद ब्रदर्स के अगेंस्ट। सैयद ब्रदर्स जो थे किंग मेकर रहे मुगल एम्पायर में, उनकी किलिंग में क्या की, इन्होंने हेल्प की।
इसके बाद क्या हो जाता है 1724 में जो मोहम्मद शाह रंगीला है, मोहम्मद शाह रंगीला क्या करते हैं, मुबारिज खान को दक्कन का गवर्नर नियुक्त कर देते हैं इन 1724 में। जब इनको 1724 में दक्कन का गवर्नर नियुक्त किया जाता है, तो ये उसकी वजह से क्या कर देते हैं, मुबारिज खान के साथ क्या कर देते हैं, फाइट करते हैं इन द बैटल ऑफ 1724 में, बैटल ऑफ शक्करखेड़ा। और फाइनली क्या कर देते हैं, जो मुबारिज खान है उनको डिफीट करके, उनको किल करने के बाद क्या करते हैं, मुबारिज खान को किल करने के बाद क्या कर लेते हैं, एक स्टेट हैदराबाद स्टेट की क्या करते हैं, फाउंड करते हैं। सबसे पहले जो हैदराबाद स्टेट के लिए जो आइडिया कंसीव किया वो किया था जुल्फिकार खान ने इन 1713 में। बट ड्यू टू इनकी डेथ के बाद क्या करते हैं, उसके बाद ये है निज़ाम उल मुल्क जो फाइनली क्या करते हैं, फाउंड करते हैं इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ हैदराबाद। तो ये एक तरह का सक्सेसफुल स्टेट रहा मुगल एम्पायर के अंडर। जो नेक्स्ट स्टेट है अब वो है अवध, बंगाल। सेकंड स्टेट बंगाल की अगर हम बात करें तो बंगाल इसके अंडर आ जाता है मुर्शिद कुली खान हमारे को यहाँ पे एक प्रोमिनेंट गवर्नर देखने को मिलते हैं, जो धीरे धीरे क्या करते हैं, जो मुगल एम्पायर के साथ जो रेवेन्यू शेयर किया जाता है उसको देना बंद कर देते हैं। फाइनली ये क्या कर देते हैं, इंडिपेंडेंटली रूल करने लगते हैं। कहाँ पे, बंगाल में इंडिपेंडेंटली क्या करने लगते हैं, रूल करने लगते हैं बंगाल में। तो मुगल साम्राज्य की कमजोर स्थिति का फायदा उठाकर मुर्शिद कुली खान एवं अली खां वर्दी ने बंगाल को स्वतंत्र करने में सफलता प्राप्त कर ली। अलीवर्दी के शासन काल में मुगल बादशाह को कभी राजस्व नहीं भेजा गया और बंगाल नाम मात्र के लिए ही मुगल सम्राट के अधीन था। मुर्शिद कुली खान ने प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार करते हुए राज्य की वित्तीय स्थिति एवं व्यवस्था को नए सिरे से प्रबंधन किया। उसने भू राजस्व बंदोबस्त के जरिए जागीर भूमि के एक बड़े हिस्से को खालसा भूमि में परिवर्तित कर दिया तथा ठेके तथा भू राजस्व वसूली की नई प्रणाली इदारा व्यवस्था की शुरुआत की। इदारा क्या होता था, एक तरह से क्या की जाती थी, ऑक्शन की जाती थी। किसकी ऑक्शन की जाती थी, लैंड की, और उसको क्या किया जाता था, ऑक्शन करने के बाद टैक्स कलेक्ट करने वाला कोई और है और फाइनली वो किसको दे रहा है, जो यहाँ पे रूल कर रहा है उसको दे रहा है। उसी तरह से इन्होंने एक और चीज स्टार्ट की थी, वो थी तकवी लोन भी इन्होंने क्या किया था, स्टार्ट किया था। कहाँ पे, बंगाल में, ताकि जो पीजेंट थे उस टाइम उनकी जो स्थिति थी उसको ठीक करने के लिए इन्होंने क्या किया था, तकवी लोन भी स्टार्ट किए थे। इसने गरीब किसानों को कृषि विकास एवं भू राजस्व देने में सक्षम बनाने के लिए तकवी ऋण प्रदान किया। तकवी क्या होते थे, तकवी जो ऋण होता था वो एक तरह का शॉर्ट टर्म लोन दिया जाता था। किसको दिया जाता, शॉर्ट टर्म लोन था जो किसको दिया जाता था, किसानों को दिया जाता था, ताकि वो कृषि के लिए जो उनके लिए नीड है उसको पूरा कर सके, जो डिजास्टर की वजह से उनको नुकसान हुआ उसको कंपनसेट कर सके। तो उसके लिए इसने तकवी जो ऋण व्यवस्था स्टार्ट की थी। मुर्शिद कुली खान तथा उसके बाद के नवाबों ने मुसलमान के साथ हिंदुओं को भी रोजगार के समान अवसर प्रदान किए। बंगाल को मराठों के आक्रमण का सामना करना पड़ा, अतः वर्ष 1751 में अलीवर्दी खान मराठों को उड़ीसा प्रांत और वार्षिक चौथ देने की बात स्वीकार कर ली। अब यहाँ पे क्या करते हैं,
जिस तरह से मराठा हमारे को स्ट्रांग होने देखने को मिलते हैं आफ्टर द डेथ ऑफ किसकी, औरंगजेब की डेथ के बाद ये स्ट्रांग होते हैं और ये क्या करते हैं, कंटिन्यूसली रेड करते रहते हैं बंगाल, उड़ीसा, जो भी स्टेट है। तो इससे बचने के लिए इन्होंने क्या कर दिया, उनको उड़ीसा जो इनके अंडर आता था, बंगाल, बिहार, उड़ीसा जो इनके अंडर आते थे, उसका क्या कर दिया, वार्षिक चौ देने की बात स्वीकार कर ली, ताकि ये क्या कर सके, ट्रबल फ्री रूल यहाँ पे कर सके। तो इस तरह से इन्होंने क्या कर दिया, एक तरह से स्ट्रॉन्ग अपनी पोजीशन बनाई यहाँ पे। नेक्स्ट जो स्टेट आता है हमारा, वो है अवध। अवध अवध की स्थापना सादत खां और बुरहान उल मुल्क ने की। ये भी क्या थे, इन्होंने भी क्या किया, 1722 से 1724 के बीच में अवध की होती है। ये 1722 से 1724 के बीच में किसकी, अवध की भी क्या हो जाती है, फाउंडेशन लीड करते हैं। और जो इनकी और निज़ाम उल मुल्क को देखो तो इन्होंने क्या किया था, हेल्प करी थी किसकी, सैयद ब्रदर्स के अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी में इन्होंने हेल्प करी थी, उनकी किलिंग में इन्होंने क्या की थी, हेल्प करी थी। सादत खां को भू राजस्व बंदोबस्त के जरिए उचित भू राजस्व पर निर्धारण करके गरीब किसानों को राहत प्रदान की। इसने सभी धर्म के प्रति सहिष्णुता की नीति अपनाई तथा उनके उच्च पदों पर मुसलमान के साथ साथ ही हिंदुओं को भी नियुक्त किया। वर्ष 1856 में लॉर्ड डलहौजी ने ऑटम की रिपोर्ट के आधार पर अवध पर कुशासन का आरोप लगाया और उसे अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया। तो 1856 में क्या हो जाता है, लॉर्ड डलहौजी की डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के तहत और कुप्रशासन की वजह से क्या कर देते हैं, ये इसको भी राज्य को किस में मिला देते हैं, ब्रिटिश एम्पायर में मिला देते हैं। तो ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द, जब हमारे को देखने को मिल रहा है ये क्या कर रहे हैं, इस टाइम मुगल एम्परर कौन है, मोहम्मद शाह रंगीला। तो उसके टाइम पे एक अटैक होता है नादिर शाह का अटैक 1738 एंड 39 में। बैटल ऑफ करनाल भी होता है जिसमें मुगल एम्परर हार जाते हैं। तो उससे पहले क्या करते हैं, ये अवध पर भी रेड करते हैं, कौन, नादिर शाह क्या करते हैं, नादिर शाह की रेड कहाँ पे होती है, अवध पर भी ये रेड करते हैं। और इसकी वजह से क्या कर लेते हैं, ये सुसाइड कमिट कर लेते हैं, कौन, शहादत खां, ये क्या कर लेते हैं, सुसाइड कमिट कर लेते हैं इन द 1739 में। ड्यू टू द ह्यूज प्रेशर और डिमांड जो रखी थी नादिर शाह ने, उसके बाद क्या कर लेते हैं, ये सुसाइड कर लेते हैं। जो नेक्स्ट स्टेट है हमारे पास वो है मैसूर। कलिकोटा के युद्ध के पश्चात विजयनगर साम्राज्य का पतन आरंभ हो गया। इसकी कमजोर स्थिति का फायदा उठाकर मैसूर राज्य ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की। जो बैटल ऑफ टेलीकोटा होता है वो 1556 में होता है, 1556 में। इसके बाद क्या हो जाता है, जो विजयनगरम एम्पायर है, विजयनगर एम्पायर है, वो क्या कर जाता है, फॉल कर जाता है। विजयनगर जो एम्पायर है वो क्या कर गया, फॉल कर गया। तो उसके बाद जब विजयनगर एम्पायर जैसे ही यहाँ पे फॉल करता है, उसके बाद जो वुडियार इसका फायदा उठाकर मैसूर राज्य स्वतंत्रता की घोषणा कर देते हैं। और यहाँ पे वडियार वंश का शासन रहा। वंश का अंतिम शासक चिक्का कृष्णराज के शासनकाल में नंदराज और देवराज, ये भी हमारे को एक तरह से किंग मेकर के रूप में देखने को मिलते हैं, नंदराज और देवराज नामक दो मंत्रियों के हाथों में सत्ता की वास्तविक शक्ति केंद्रित थी। जो इस टाइम है मैसूर है काफी वीक स्टेट है। इसके ऊपर कंटिन्यूसली कौन अटैक कर रहा है, मराठास कर रहे हैं, कुछ और अटैक हो रहे हैं, और उतना हमारे को मिलिट्री भी इनकी इतनी स्ट्रांग नहीं है। तो इस टाइम इनको नीड है कि कोई ऐसा एक शासक आए जो इनको स्ट्रांग बनाए, स्टेबल बनाए। तो इस समय मैसूर पर मराठों का तथा निजाम के आक्रमण का खतरा बना रहता है। इस दौरान हैदर अली क्या होता है, एक इलिटरेट मैन जो
मिलिट्री ह्यूमन के साथ क्या कर देता है, को अपनी युद्ध कौशल प्रदर्शित करने का मौका मिला और शीघ्र ही वह मैसूर की सेना के उच्च पद तक पहुंच गया। तो ये क्या था, एक मिलिट्री मैन था, या हॉर्समैन भी बोला जाता है कि ये हॉर्समैन रहा है कहाँ पे, इनकी मिलिट्री में, मैसूर राज्य की। लेकिन जब इनकी जो स्थिति थी काफ़ी कमज़ोर थी, तो इसको राइज किया जाता है और ये धीरे धीरे क्या कर जाता है, उच्च पद तक पहुंच जाता है। इसने डिंडीगुल के एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की और तथा इसमें फ्रांसीसी विशेषज्ञों की मदद दी। तो ये क्या, जो फ्रांसीसी उस टाइम यहाँ पे थे, तो इनको क्या चाहिए थे, वेपन की नीड थी, वेपन चाहिए, औजार या कुछ भी, जो भी इनको हथियार चाहिए, तो उसके लिए किसके साथ करता है, फ्रांसीसियों के साथ क्या करता है, उनकी मदद लेता है और डिंडीगुल में क्या करता है, एक शस्त्रागार की स्थापना करता है ताकि इनको मिलिट्री के हिसाब से स्ट्रांग बनाया जा सके। इसके शासनकाल में कई नवीन प्रयोग किए, जिसमें नई मुद्रा, माप तोल की नई प्रणाली एवं नवीन कैलेंडर को प्रयोग में लाना प्रमुख था। इसके बाद हमें देखने को मिलता है ये कंटिन्यूसली किसके साथ बैटल में रहता है, ब्रिटिशर्स के साथ रहता है, मराठा इसके ऊपर रेड कर रहे हैं। उसके बाद हैदराबाद के निज़ाम को देखा जाता है, नवाब जो भी है वो इसके ऊपर क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूसली अटैक कर रहे हैं। जब ये इसके ऊपर कंटिन्यूसली अटैक करते हैं, तो उसके बाद क्या होता है, टीपू सुल्तान ने अपने सैन्य ठिकानों संगठनों को यूरोपीय पद्धति के अनुरूप संगठित किया तथा साथ ही अपनी प्रशासनिक व्यवस्था में पाश्चात्य तत्वों को भी अपनाया। टीपू सुल्तान, अब हमारे को देखने को मिलता है आफ्टर द डेथ ऑफ द हैदर अली की डेथ हो जाती है 1882 में, जब ये किसके साथ लड़ रहे हैं, ब्रिटिशर्स के साथ लड़ रहे हैं। उसके बाद इनका जो बेटा है वो टीपू सुल्तान आता है, वो एक तरह से अपने आप को फिर से मिलिटरी वाइज क्या कर रहा है, स्ट्रॉन्ग कर रहा है। वो किसकी हेल्प ले रहा है, फ्रांसीसियों की मदद ले रहा है, कुछ और चीज़ें कर रहा है। तो इस तरह से ये क्या कर रहा है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना रहा है। टीपू सुल्तान ने अपने शासनकाल के दौरान आधुनिक नौसेना भी खड़ी करने की कोशिश की तथा उनके लिए 2 नौका घाटों का भी निर्माण करवाया। किस तरह से ये अब सी में भी जा रहे हैं, किस तरह से ये समुद्र पर भी अधिकार करके अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं। तो धीरे धीरे क्या हो जाता है, टीपू सुल्तान ने आधुनिक उद्योगों की स्थापना को भी प्रोत्साहन दिया। इसने देशीय तथा अंतर्देशीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए अनेक गुमास्तों नियुक्त किया, कई उद्योगों को राजकीय सहायता दी। विदेश व्यापार को बढ़ावा देने के लिए इसने फ्रांस, तुर्की तथा ईरान अपने दूत भेजे और बंदरगाह वाले नगरों तथा व्यापारिक संस्थाएं स्थापित करके रूस एवं अरब के साथ व्यापार बढ़ाने की कोशिश की। जिस तरह से पहले हैदर अली की क्या हो जाती है, 1761 में नंदराज को सत्ता से हटाकर मैसूर राज्य पर अधिकार कर लिया और 1782 में क्या कर जाता है, हैदर अली की मृत्यु के बाद उसके पुत्र टीपू सुल्तान क्या करता है, मैसूर का शासक बना। टीपू सुल्तान ने फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित होकर श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता वृक्ष लगवाया तथा जैकोबिन क्लब का सदस्य भी बना। तो ये कुछ एक फैक्ट्स रिलेटेड है किससे, टीपू सुल्तान और हैदर अली से। तो ये हमारे को देखने को मिलेगा कुछ जो स्टेट्स रहे, कुछ एक जो स्टेट राइज करे, जैसे ही कब से, जब से मुगल एम्पायर डिक्लाइन कर रहा था। तो हमारे को मेनली जो देखने को मिला वो 3 तरह के स्टेट देखने को मिलेंगे। एक तो जो सक्सेसर स्टेट रहे, दूसरा था इंडिपेंडेंट स्टेट, दूसरे जो इंडिपेंडेंट स्टेट रहे, और तीसरे थे न्यू स्टेट। तीसरे कौन थे आगे, न्यू स्टेट आगे। जो सक्सेसर स्टेट में देखने को हमारे को प्रोमिनेंटली जो देखने को मिले वो बंगाल हो गया। जिस तरह से बंगाल जो किसके अंडर रहा हुआ है, मुगलों के अंडर रहा, वो क्या कर गया, राइज कर गया और सक्सेसर स्टेट एक तरह से। दूसरा हमारे को हैदराबाद देखने को मिलेगा, किस तरह से निज़ाम उल मुल्क इसको फाउंड करते हैं, हैदराबाद। उसी तरह से हमारे को इंडिपेंडेंट स्टेट, कुछ एक इंडिपेंडेंट स्टेट रहे, जैसे कि हमारे को
इंडिपेंडेंट स्टेट जैसे कि मैसूर हमारे को देखने को मिलेगा। और जो न्यू स्टेट में जैसे कि मराठास हमारे को देखने को मिलेंगे। उसके बाद जाट हो गए, सिख हो गए, तो ये क्या थे, कुछ एक न्यू स्टेट भी रहे। मैसूर पे हमारे को प्रोमिनेंटली जो रूलर देखने को मिले वो हैदर अली और टीपू सुल्तान, हैदर अली एंड टीपू सुल्तान को देखने को मिलेंगे। मराठास में पेशवा काफ़ी स्ट्रांग देखने को मिलेंगे। और जो ये हैदराबाद है उसमें हमारे को देखने को मिला ये क्या थे, मुगल प्रोविंस ही रहे आज तक। बट जैसे ही मुगल धीरे धीरे कमज़ोर हुए तो इन्होंने क्या कर दिया, ये एक तरह से इंडिपेंडेंट अपना शासन चलाते रहे। जो ये ट्रिब्यूट या टैक्स जो शेयर करते थे किसके साथ, मुगल एम्पायर के साथ, वो भी इन्होंने क्या कर दिया, देना बंद कर दिया या कम कर दिया। जिस तरह से बंगाल एक फ्लोरिश प्रोविंस हमारे को देखने को मिलता है मुगल एम्पायर में, धीरे धीरे यहाँ पे भी किस तरह से मुर्शिद कुली खान और उसके बाद अलवर्दी खान, और फाइनली जो हमारे को देखने को मिलेगा, फाइनली यहाँ पे आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी 1757 के बाद किस तरह से ब्रिटिशर एक स्ट्रॉन्ग होल्ड अपना यहाँ पे बनाते हुए दिखते हैं। तो ये थी आज की क्लास। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।